हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं जीपीएच बुक्स BECS 184 आंकड़ों का विश्लेषण स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज फ्रेंड्स 4th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। आज इस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, सो मेक श्योर कि आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, सॉल्व्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जनगणना तथा सर्वेक्षण के आयोजन तथा व्यवस्था में सम्मिलित विभिन्न चरणों की सूची को बनाइए। BECS आपका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आंकड़ों का विश्लेषण 184। ठीक है, 4th सेमेस्टर का है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। सॉल्व आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आने वाले समय में आपके एग्जामिनेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। अब आप सभी अपनी तैयारियों में जुट चुके होंगे, सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, यही आशा करती हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जनगणना बृहत स्तर पर आंकड़े एकत्र करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पहले हम ये बताएंगे थोड़ा सा इसमें कि जनगणना क्या होती है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को जब आपको आंसर करना होता है तो आप उसका थोड़ा बेस क्रिएट करते हैं, फिर उसको आंसर करते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी चरणों की सूची बनानी है आपको, पर पहले आप ये बता रहे हैं इसको नॉर्मली कि जनगणना क्या होती है। इसके तहत देश में जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, जो देश के नीति निर्माण के साथ कई अन्य उद्देश्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के साक्ष्य आधारित निर्णयों में जनगणना के आंकड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों का प्रयोग शासन, प्रशासन, योजनाओं और नीतियों के निर्माण तथा उनके प्रबंधन के साथ सरकार, स्वसेवी संस्थाएं, निजी एवं व्यावसायिक निकायों द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन आदि में होता है। चाहे वो गवर्नमेंट के वर्क हो, चाहे स्वसेवी संस्थाएं हो मतलब NGOs हो, चाहे कोई निजी एवं व्यावसायिक निकाय हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें जो भी आपके लिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से कितनी पॉलिसीज जारी की जाती हैं और कुछ प्राइवेट पॉलिसीज भी जारी की जाती हैं, तो वो जनगणना उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पार्ट प्ले करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स जांच का विधान मतलब स्कोप तथा उद्देश्य। क्या उद्देश्य होते हैं जनगणना के, क्या स्कोप होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक सफल गणना या सर्वेक्षण के लिए अर्थात एक सफल जांच के लिए योजनाबद्ध रणनीति तैयार करनी पड़ती है। आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है, तब आप जनगणना करते हैं तथा कुछ प्रारंभिक तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा सारा प्रयास करने का उद्देश्य क्या है, अर्थात क्यों करनी है, गणना करने का उद्देश्य क्या है, और सीमा सुस्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात इस जांच के माध्यम से हमें क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, तो वो हमें पहले से पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम जनगणना को करते हैं। इसके पश्चात हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने की आवश्यकता होगी। तो ये तालिकाओं में एक समुच्चय के रूप में अर्थात सारणीकरण योजना द्वारा अच्छी प्रकार से किया जाता है। टेबुलर फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, तालिकाएं बनाई जाती हैं। सारणीकरण योजना यह तय करेगी कि किन चरों के लिए आंकड़े संगठित किए जाने हैं, यह आंकड़े किस समय बिंदु अथवा समय अंतराल से संबंधित होने चाहिए, यह आंकड़े किस प्रकार प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाएगा तथा विभिन्न चरों के किन संयोजनों तथा किन अंतरवर्गीय संबंधों में हमारी रुचि होगी, अर्थात सारणीकरण योजना जांच के उद्देश्य के विश्लेषण संबंधी आयामों को विस्तार से तय कर आपको देती है। ठीक है, अगली बात करते हैं फ्रेंड सैम्पलिंग फ्रेम की, कि जो जांच के प्रति चयन होता है, सैम्पलिंग फ्रेम होता है, उसको कैसे रेडी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जांच हेतु सूचना कहाँ से एकत्रित की जाए। सबसे पहले आपको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि क्यों करनी है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से करनी है। सूचना का स्रोत क्या होना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की सूचना को इकट्ठा करना चाहते हैं या एकत्रित करना चाहते हैं। इसीलिए हमें यह ध्यान पूर्वक तय करना पड़ता है और वही उत्तरदायी जो इकाइयां हैं फ्रेंड्स, वे कौन सी होंगी जिनसे हमें आंकड़े एकत्रित करेंगे। ठीक है, स्वाभाविक रूप से यह इस पर निर्भर करेगा कि हम जांच क्या करना चाह रहे हैं और स्रोत का चुनाव हम यह सोचकर करेंगे कि किस समष्टि पर हम जांच करना चाह रहे हैं, उसके बारे में यह स्रोत पूरी जानकारी देने वाला आंकड़े उपलब्ध कराता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं रिस्पॉन्डिंग यूनिट्स मतलब उत्तरदेह इकाइयां। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जिसे हम जांच का फ्रेम भी कह सकते हैं।
तैयार करने के कार्य की ओर बढ़ते हैं। यह प्रतिचयन फ्रेम भी कहलाता है। स्टेप वाइज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रही हूँ कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना होता है, जैसा कि उसमें पूछा गया है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील करें आप इसको जरूर रेडी कीजिए। बहुत ही अच्छा आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो यह सूची आसानी से भी उपलब्ध हो सकती है। उदाहरण के लिए जनगणना यदि हाल ही में हुई हो और हम किसी क्षेत्र के सभी घरों की सूची चाहते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम उस जनगणना की सूची से, जनगणना संगठन से सरलता से हमें वो प्राप्त हो जाएगी और हमें वो दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो हमें एज इट इज डेटा सारा मिल जाएगा। यदि यह सूची उपलब्ध ना हो तो सर्वेक्षण के आयोजकों को यह प्रतिचयन फ्रेम तैयार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं रेडी होगी तो फिर क्या करना होगा, आयोजकों को तैयार करना पड़ेगा। यह आवश्यक है कि फ्रेम नवीनतम हो, न्यूएस्ट होना चाहिए, करंट होना चाहिए, तभी आप यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आपको आज चाहिए और आप पुराना यूज कर लेंगे, अन्यथा जांच के जो परिणाम है वो शुद्धता गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो ट्रू नहीं होंगे फैक्ट्स, उसके शुद्धता गंभीर रूप से प्रभावित होगी या परिणाम अशुद्ध भी हो सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं उसको। अगली बात करते हैं किसी अध्ययन हेतु प्रश्न तालिका को अंतिम रूप देना। जो आपकी प्रश्न तालिका है उसको अंतिम रूप आप कैसे देंगे फ्रेंड्स। अब आगे आंकड़ों की आवश्यकता तथा उनके तालिकाकरण की आयोजना को उत्तर देने वाली इकाइयों से प्राप्त की जाने वाली जानकारी के रूप में अनुवादित करने का कार्य किया जाता है। यही सूचना की इकाइयां एक तर्कपूर्ण स्वरूप में संयोजित की जाएंगी। इसी भावी संयोजन के अनुसार अध्ययन की इकाइयों से जानकारी एकत्रित हो जाती है। यही रूपरेखा जो प्रत्येक इकाई से अपेक्षित संकलित की जाने वाली जानकारी को ही हम प्रश्न तालिका का नाम देते हैं। अगली बात करते हैं क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए निर्देश नियमावली। ये आपका फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स। इसमें आप लिखेंगे अनुसूची तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक यह क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो निर्देश नियमावली है वे ना हो। इस नियमावली में जांच की परिधि के साथ साथ क्या होना चाहिए, नंबर 1 अनुसूची या प्रश्नावली में प्रयुक्त होने वाले पदों से संबंधित संकल्पनाएं तथा परिभाषाएं जो कि जांच या निर्देश नियमावली में प्राप्त की जाने वाली सूचना के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम क्या बता सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक उदाहरण भी दे सकते हैं। यदि हम परिवारों की आय से संबंधित जानकारी एकत्रित कर रहे हैं तो हमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि किसी परिवार में जो आय है उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, कौन सी इनकम है जिसको आप आय मानते हो और क्या क्या नहीं किया जाता। यदि परिवारों के सदस्यों की जो आयु है संबंधित आंकड़ों के अनुरूप आप एकत्रित कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से आयु को परिभाषित करना चाहिए। जैसे कि आयु का अर्थ होगा कि आप उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे या आप क्या लिखेंगे कि इतनी डेट तक उसकी क्या एज है। ऐसा करने से हमारे आंकड़ों में वे त्रुटियां नहीं आएंगी जो लोगों के आयु बताने के अलग अलग तरीकों में आ सकती हैं। उसका भी आपका सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। उत्तरदायी इकाइयों की पहचान करने के लिए निर्देश, उत्तरदायी इकाइयों से क्या सूचना करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, उसके निर्देश, प्रश्नावली के विभिन्न मदों पर इकाइयों द्वारा किए गए उत्तर की पुनः जांच के प्रति परीक्षण की विधि जिससे रिकॉर्ड की गई सूचना शुद्धता सुनिश्चित की जाती है। जो आप सूचना रिकॉर्ड करते हैं उसकी शुद्धता को कैसे निरीक्षित किया जाता है, उत्तरदायी इकाइयों के कारण किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं, जो फील्ड स्टाफ होती है, उसके लिए गहन परीक्षण कार्यक्रम जांच की तैयारी का महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग परीक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें, संवीक्षा नोट तथा कोडिंग योजना प्रारंभिक कार्य के अन्य मदें समीक्षा तथा कोडिंग से संबंधित होती हैं। जैसे ही क्षेत्र से भरे हुए अनुसूची पत्र प्रसंस्करण केंद्र मतलब प्रोसेसिंग सेंटर पहुंचते हैं तो प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है या होती है। हमें समीक्षा कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने के लिए एक समीक्षा नोट तैयार